हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट के हम क्लासेस में। आज इस वीडियो में हमारे साथ हैं तेज सर फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी, मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी एंड जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 7। तो तेज सर के साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में, जो भी आप इसे कहें, सीएसआईआर नेट के एग्जाम के बारे में बेसिकली हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जाम क्या है, कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, आखिरी दिनों में क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, क्यों बच्चे, बहुत सारे बच्चे, क्या आप हमसे बड़े भी होंगे, हमसे छोटे भी होंगे, तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के, वो अधिकतर क्या होते हैं कि 70 to 80 मार्क्स की रेंज में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारे टॉपिक्स पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तेज सर, आप सभी का स्वागत है थैंक यू सो मच चैनल सर। पर। इस एक नई सीरीज में आप सभी का स्वागत, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सर, चर्चा को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन सर आपसे पूछना चाहते हैं कि सीएसआईआर नेट के एग्जाम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और स्टूडेंट्स को आप सीएसआईआर नेट के एग्जाम के बारे में भी एक बार बता दीजिए। देखिए सर, अगर हम सीएसआईआर नेट के बारे में चर्चा करें तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में देते हो, और एग्जाम देने के आपके दो ही मेन मकसद होते हैं। पहला पीएचडी में एडमिशन लेना, दूसरा जो है लेक्चरशिप के लिए क्वालिफाई करना। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उसके लिए जो है आपको नेट में लेक्चरशिप आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर हम पीएचडी की बात करें, अब तो खैर नेट का एग्जाम जो है वो उसके तीन पार्ट कर दिए गए, पीएचडी ओनली, दूसरा जो है आपका होता है लेक्चरशिप, तीसरा होता है जेआरएफ। अगर आप जेआरएफ करते हो तो शुरू के 2 साल आपको 37,000 प्लस एचआरए मिलता है, और साथ ही साथ जो 2 साल बाद आपका बढ़कर 42,000 प्लस एचआरए हो जाता है। और दूसरी चीज, अभी जो है एक नया नया बहुत ज्यादा बढ़िया चीज चल रही है कि स्टूडेंट जो है पीएचडी इंडिया से करते हैं, बढ़िया जगह से पीएचडी करेंगे। और पीएचडी में अगर आपकी जेआरएफ रैंक अच्छी है तो अच्छी जगह आपको एडमिशन भी मिल जाएगा। और जो पोस्ट डॉक है, जिसमें बहुत हैंडसम फेलोशिप मिलती है, बहुत अच्छी फेलोशिप मिलती है, तो वो फॉरेन से करना पसंद करते हैं। दूसरी बात, क्योंकि कभी आजकल हम ऐसा देखते हैं कि लेक्चरशिप की अगर बात करें तो बहुत कम पोस्ट आती है, तो स्टूडेंट पीएचडी को ज्यादा फेवर कर रहे हैं। इसका मतलब है सर, मास्टर्स के दौरान या फिर मास्टर्स के बाद सीएसआईआर नेट एग्जाम अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं, जिसमें हमें स्टाइपेंड भी मिलेगी 30-40 हजार रुपए की, बढ़िया, और साथ ही साथ हम अगर आने वाले अपकमिंग किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जी बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये सीएसआईआर नेट के एग्जाम में सर ये तो बात हो गई, लेकिन जैसा सर सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस के सब्जेक्ट की बात करें या किसी भी सीएसआईआर नेट के सब्जेक्ट की बात करें, इसमें सर जो सिलेबस आता है, वो सिलेबस आप सभी को भी पता होगा, काफी बड़ा होता है, क्योंकि ये सिलेबस आपके 9-10 से स्टार्ट होकर एमएससी फाइनल ईयर तक का जितना भी आपने अपने सब्जेक्ट में पढ़ा है, सब कुछ मिलकर सर आता है। तो सर, इतने बड़े सिलेबस को स्मार्टली स्टडी करना और इतने बड़े सिलेबस को कॉन्सेप्चुअली भी स्टडी करना, इस चीज को कैसे मैनेज किया जाना चाहिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर सीएसआईआर नेट की हम बात करते हैं जी, तो हर टॉपिक की एक अलग बुक है। हाँ। और वो बुक सफिशिएंट है या नहीं, ये भी हम कंफर्म नहीं बोल सकते। बिल्कुल नहीं बोल तो सकते। कह सकते हैं कि एक टॉपिक के लिए आपको एक से ज्यादा बुक पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इतना बड़ा सिलेबस है, बात एकदम ठीक है। बट अगर आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं शुरू में, अगर आपने अच्छे से कुछ टॉपिक पढ़ लिए, तो बाद की चीज जो है आप कनेक्ट करके, या मैं कहूं कि बुक से जो है वो आपके पास अगर नोट्स बने हुए हैं, या बुक की मेन चीजें कि भाई क्वेश्चन यहां से पूछता है, आप अगर पीवाईक्यू ट्रेंड देखेंगे तो वो आपको लगभग एक सा ही मिलेगा हर टॉपिक का, कि भाई इधर से क्वेश्चन आना है, जो कि मान लीजिए कि 60 से 70% तो फिक्स है पेपर की, भाई ये तो यही क्वेश्चन आने हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर ट्रेंड से और कुछ फेवरेट उनके टॉपिक हैं, कि भाई क्वेश्चन जो है वो इधर से आइसोलोबल से, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक की बात करते हैं और कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म, तो कुछ उनके जो है फेवरेट टॉपिक है, वे उधर से ही बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। प्लस अगर हम एक बार पढ़ रहे हैं थ्योरी, तो वो इतने अच्छे से पढ़ें कि उसके चाहे तो शॉर्ट्स नोट भी बना सकते हैं, कि दोबारा जो है हमें बुक में जाने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि भाई आप हर टॉपिक के लिए 2 बुक तो बार बार पढ़ नहीं सकते हो। तो अगर हम सबसे बेस्ट टाइम की बात करें सीएसआईआर नेट के पढ़ने के बारे में, तो वो है आपका मास्टर्स, कि वो आपके 2 साल जो है वो गोल्डन ईयर है। उसमें देखिए, बाद में तो आप जो है 30 बुक या 20 बुक पढ़ नहीं सकते हो। तो वो समय आपका एक ऐसा है जहां आप ये काम कर सकते हो कि अच्छी अच्छी बुक्स जो है वो पढ़ सकते हो और अपनी नॉलेज को इनहेंस कर सकते हो। अब सर, जैसे सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस की आप सभी से मैं बात करता हूं कि
आपका जो एग्जाम है उसमें टोटल 34 टॉपिक्स हैं ऑफिशियल सिलेबस में, ठीक है। और अगर उनको मेन टॉपिक्स में भी अगर डिवाइड करा जाए तो 30 टॉपिक्स हैं, और हर टॉपिक को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर बुक है। तो बेस्ट टाइम तो आपका आप अपने मास्टर्स के जो 4 सेमेस्टर हैं या फिर 2 साल हैं उसमें आप उनको पढ़िए। अब सर काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मास्टर्स नहीं अच्छे से किया बट अब नेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यही हो सकता है कि आप जो डीप स्टडी करनी है टॉपिक की उसको आप धीरे धीरे करते रहिए, क्योंकि आपके स्टेट में सर जो एग्जाम आएगा, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, मान लीजिए वो देने का उनका मेन मोटो है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आएगा, 2-3 साल में उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा कम से कम, ठीक है। तो नेट निकालते समय नेट पर ध्यान देना जरूरी है कि हाँ मुझे अब एग्जाम निकालना है, और जब पढ़ना है उस समय आप ये ध्यान दिए कि हाँ मुझे अब थोड़ा डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। जी जी। तो देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हम नेट कर भी लेते हैं कि भाई हमने थोड़ी चीजें पढ़ी और पार्ट सी में जैसे कि 60 क्वेश्चन आते हैं, अपनों को 25 भी करने हैं, अगर हम नेट क्वालिफाई भी कर लेते हैं तो बाद में क्या, अगर आप पीएचडी नहीं कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपने क्वालिफाई करा है, तो आप ये देखिए ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं वो सारे के सारे नेट क्वालिफाई हैं, तो उनके साथ आपका कंपटीशन होने वाला है। दूसरी चीज, आपको अगर ऐसा भी हो सकता है किसी को जो है पढ़े हुए टाइम हो गया है, दोबारा से पढ़ रहे हैं, एक ने अभी अभी नेट की अच्छे से तैयारी करी है, तो आपका कंपटीशन उनके साथ है। तो हमें, अगर जैसे मेरा तो मानना ये है, अगर आप नेट की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो उसी समय इतनी अच्छे से बेसिक तैयार करिए, इतनी अच्छे से जो आप प्रिपरेशन करिए कि बाद में जो है आपको ज्यादा लोड नहीं पड़े। तो इस क्वेश्चन को यहीं समराइज करेंगे कि जब आप CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी करें उसी समय आप अपने टॉपिक को इतना बेहतरीन लेवल पर तैयार कर लें कि उसके बने हुए नोट्स आने वाले अपकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, आपके पीएचडी के इंटरव्यू में हर वक्त आपको काम आए। और जल्दीबाजी में एग्जाम को कंप्लीट करके एग्जाम एकदम से क्रैक करने की कोशिश मत करें, समय ले लें, क्योंकि 6 महीने बाद हर बार ये एग्जाम आएगा, और 6 महीने बाद के बाद अगले 6 महीने बाद भी आएगा। तो आप चाहे तो 1 साल लेकर पूरी अच्छे से तैयारी करें ताकि आपके सब्जेक्ट तैयार हो जाए और आप फिर एग्जाम के बाद नेट निकाल लें और फिर उसके बाद आप पीएचडी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें। देखिए, जो जैसे पीएचडी कर रहे हैं जो स्टूडेंट जी, तो उनके लिए जो सबसे मुझे बेस्ट ऑप्शन लगता है जी, कि आप इंडिया से जो है पीएचडी करें और फॉरेन से जो है वो पोस्ट डॉक करें। हाँ। आजकल मैं देख रहा हूं, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी अगर लेक्चरशिप के लिए अप्लाई करते हैं जी, तो उसमें भी जो है वो प्रेफरेंस जो दे रहे हैं पीएचडी वालों को दे रहे हैं। पीएचडी वालों, अगर आपका नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्राइवेट कॉलेज की सर मैं बात कर रहा हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको केमिस्ट्री का लेक्चरर बनना है हाँ, तो वहां भी जो है पीएचडी आपको जो है वो कंपलसरी एक तरह से मान लीजिए कि कर दिया गया है। हाँ, क्योंकि काफी मित्र भी अपने दे रहे हैं एग्जाम और वो भी यही बता रहे हैं कि पीएचडी वालों को ही प्रेफर कर दिया जाता है। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन जो हम सभी व्यूअर्स के मन में भी रहता है कि सर इस एग्जाम को क्रैक करने में टोटल कितना समय लगता है? देखिए, इस एग्जाम की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको भी पता होगा, डेडिकेटेडली अगर हम स्टडी करते हैं तो 6 महीने का समय एकदम पर्याप्त समय है। बट अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आपको पर्याप्त समय नहीं मिल पाता तो 1 साल का समय जो है वो लग सकता है। और अगर आप पीएचडी कर रहे हो उस समय अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको मान लीजिए कि 2 ईयर का समय लग सकता है। आपको सर मतलब क्या लगता है कि इतना ही समय लगता है? अब इसमें सर मेरा यही कहना है और आप सभी से भी यही कहना है कि देखिए, डिपेंड कर रहा है कि आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर आपने बिल्कुल भी इससे पहले नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो बिल्कुल सही थे सर, आपने बोला कि 6 महीने का टाइम चाहिए, आप पूरे टोटली इन हो जाइए, डेली 8-10 घंटे पढ़िए। अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, उससे पहले आपने बीएससी में भी नॉर्मल केमिस्ट्री पढ़ी है, जेई की तैयारी सही से नहीं करी थी, जैम की भी नहीं करी थी, और बीएससी एमएससी करी हुई है, आप आसपास कहीं पर पढ़ा रहे हैं, या फिर सर पीएचडी में भी एमएससी के बाद डायरेक्टली चले जाते हैं कि नेट की तैयारी कर रहे हैं और पीएचडी में आ जाते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं चीजें तो आपको 6 महीने फुल टाइम देना पड़ेगा। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको 1 साल तो कम से कम खुद के मन में रखकर चलना चाहिए कि आपको 1 महीने में 1 टॉपिक 2 टॉपिक कंप्लीट करने, इतना लोड आपको लेना और उसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है। बाकी अगर आपने सर, जैसा आपकी भी बात है, आपने जैम क्वालिफाई कर रखा था, उसके बाद फिर 2-2 महीने पढ़ के नेट निकाल दिया, तो अगर बेसिक्स आपके अच्छे हैं, आपने आईआईटी जैम की तैयारी करी है, इससे पहले आईआईटी जेई की तैयारी करी है आपने, तो फिर आप 6 महीने में अगर आप एक कंसिस्टेंट 3 से 4 घंटे का टाइम दे दें तो भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है।
हाँ, अगर बेसिक क्लियर है तो देखिए, अगर बेसिक क्लियर रहते हैं तो हम कोई बुक भी पढ़ेंगे, हाँ, तो वो बुक क्या है कि हमें समझ में आ जाएगी। समझ में आ जाएगी। हाँ, नहीं तो क्या है कि बुक की हम लाइन बाई लाइन कहते हैं ना, बिटवीन द लाइंस, हाँ, बिटवीन द लाइंस हमें समझ में नहीं आएगा। हम एक तरह से उसे रट लेंगे कि हाँ कि ऐसा है, वो बिटवीन द लाइंस वाली चीज हम मिस कर देंगे। चलिए, तो सर अच्छा, इसमें एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स, जो मेन क्वेश्चन है उसको उठाते हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं सर वो 70-80 मार्क्स की एक ऐसी साइकिल में फंस जाते हैं। और ये सिर्फ 70-80 मार्क्स की बात नहीं है, ये बात है आपकी कैटेगरी के हिसाब से सर, ये वैरी भी करती है कि मतलब कैटेगरी के जनरल वाले अपनी कैटेगरी से 10 नंबर के नीचे फंसे रहते हैं, ठीक है, ओबीसी वाले अपनी कैटेगरी की कट ऑफ से 10 नंबर पीछे फंसे रहते हैं, तो हर कोई अपनी कैटेगरी से 5-10 नंबर आगे पीछे ही रह जाता है। और एक बार नहीं, ऐसा होता है कि सर कि मैंने 2 बार तैयारी करी, हाँ। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो होंगे या तो पीएचडी वाले होंगे या मतलब कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे होते हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं, तो कभी ध्यान दिया यार नेट निकाल लेते हैं, फिर एक बार एफर्ट लगाया, फिर वही उतने में रह गए, फिर एक बार तैयारी नहीं करी, फिर एक बार करी, फिर तो ऐसा काफी सारे स्टूडेंट होते हैं कि 4-5 साल से तैयारी चल रही है। 4-5 साल से। तो इस साइकिल से कैसे निकला जाए सर? देखिए, अगर हम बात करते हैं सीएसआई या नेट की, जी, तो आप ये देखिए ना कि जेआरएफ की हो चाहे लेक्चरशिप की हो, सीट तो एकदम निर्धारित है कि हाँ भाई इतनी सीट है आपके लिए, कि एग्जाम क्वालिफाई जो है जेआरएफ में करेंगे उसके लिए इतनी सीट फिक्स है, कि केमिकल साइंस में इतने कर रहे हैं, मैथमेटिकल साइंस में इतने कर रहे हैं, और जो अपना लेक्चरशिप है उसके लिए भी सीट तो एकदम निश्चित है कि भाई इतनी क्वालिफाई करने हैं। और होता क्या है कि कट ऑफ जो आपकी वेरी करती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि स्टूडेंट दोबारा से, एक बार एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो उस समय तो इतनी हमें समझ होती नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से जो है एग्जाम देते हैं, और एक ही स्टूडेंट का 2-2 3-3 बार जेआरएफ हो जाता है। खैर वो नासमझी में होता है, उसके लिए जागरूक करना चाहिए लोगों को। दूसरी चीज जो है, स्टूडेंट के दूसरा सबसे बड़ा कारण है फंसने का, कि पार्ट सी जो होता है उसमें क्वेश्चन का सिलेक्शन। अब अपनों को तो 60 में से जो है वो 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 25 में से जो है मान लीजिए मोस्ट ये जो स्टूडेंट रहते हैं जो आपके 70-80 मार्क्स के बीच फंसते हैं, तो ये 15-16 इनके क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं कि 16 हो गए, 17 हो गए, 18 तक हो गए। इसमें मैं आप सभी को एक पॉइंट ऐड कराना चाहता हूँ कि सीएसआईआर नेट का जो एग्जाम होता है 3 पार्ट में होता है। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से 15 करने होते हैं, हर क्वेश्चन के +2 मार्क्स और माइनस के 1/4 कर दीजिए आप, कोई भी नंबर हो। पार्ट बी में 40 क्वेश्चन आते हैं, 35 अटेम्प्ट करने होते हैं, और पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं और 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, और वो सारे पार्ट सी के क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, पार्ट बी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर के, और पार्ट ए के 2 नंबर के। तो पार्ट सी में 60 में से 25 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं तो 100 नंबर तो वहीं से आ जाते हैं। तो इसलिए तेज सर उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रहे हैं, सही बात, कि वो बहुत जरूरी पार्ट, वो बहुत जरूरी है। देखिए, जो स्टूडेंट मैं बता रहा था कि 60 और 70 के बीच में फंसते हैं, 80 भी आ जाते हैं, और 90 तक भी स्टूडेंट जाते हैं, तो उनका सबसे बड़ा कारण जो है वो उन सभी का देखना आप, उन सभी में एक चीज कॉमन होगी कि उनके पार्ट सी में कि 20 के नीचे ही सही होंगे, कि 20 के नीचे ही सही है। और अगर वो 20 के ऊपर जाते हैं तो उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई होता है। और यहाँ एक चीज मैटर करती है, क्वेश्चन का सिलेक्शन, कि आपने मतलब 60 क्वेश्चन में से ठीक है आपने जो है सपोज करिए 27 या 26 आपने टिक करे हैं, तो उन 26 में से कौन से जो है आपको 20 जो है वो चूज करने, अगर आपको 25 नहीं करने हैं, निगेटिव मार्किंग से बचना है, तो कौन से 20 क्वेश्चन आपको टिक करने हैं, वो सबसे मेन चीज है। 120 अगर हम जाना चाहते हैं तो हमारे पास एक दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ चलो 10 नंबर पार्ट ए से आ जाएंगे, ठीक है, 40 नंबर पार्ट बी से आ जाएंगे, 50 वो हो गए, अब यहाँ से 70 लाने हैं। हाँ, 70 लाने, तो उस हिसाब से क्लैरिटी होनी चाहिए आपके मन में कि आपको पार्ट बी में कितने, पार्ट सी में कितने मिनिमम करने हैं जो 100% कंफर्म हो। सबसे मेन सर यही बात होती है कि हमें ऐसा होता है कि 16 क्वेश्चन तो आ गए, 16 क्वेश्चन, ये 100% कंफर्म है। अब 9 क्वेश्चन ऐसे हैं सर जो लग रहे हैं कि 9 के 9 आते हैं, तो हम क्या करेंगे कि 9 के 9 करके चले जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन पर रिस्क से ज्यादा क्वेश्चन, हाँ 2-3 से ज्यादा पार्ट सी में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और स्टूडेंट जो है 60 में से 30 क्वेश्चन कर ले जाते हैं, बट वो क्वेश्चन कौन से टिक करे लास्ट में कि जो एकदम कंफर्म हो। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें ऑर्गेनिक चूज करना चाहिए, इनऑर्गेनिक, या फिजिकल की तरफ जाना चाहिए? कि मतलब किस टॉपिक से हमें एग्जाम की तैयारी करनी, नहीं, किस टॉपिक में हमें पार्ट सी में, कि अगर हमने जो है
16 क्वेश्चन लगा दिए, हाँ। बाकी के हमें 15 क्वेश्चन और आते हैं, हाँ। बट आपको जो है 9 क्वेश्चन ही सेलेक्ट करने हैं 16 के बाद। हाँ, हाँ। तो वो कौन से 9 होने चाहिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है? देखिए, इसमें मैं अपना जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही देना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक से हाथ जोड़ कर रखने चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर ऑर्गेनिक में होता है, हाँ जी। वो एक दो टू पॉइंट टू द पॉइंट वाले क्वेश्चन होंगे, भाई स्टीरियोकेमिस्ट्री पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आइडिया नहीं लग पाता। तो ऑर्गेनिक थोड़ी बेवफा टाइप की होती है ना। इसमें CSIR नेट केमिकल साइंस के एग्जाम में, क्योंकि सर नेक्स्ट लेवल की ऑर्गेनिक पूछता है, कुछ भी पूछ लेगा आपसे। तो मैं तो यही चाहूंगा कि फिजिकल के क्वेश्चंस के साथ जाना चाहिए, और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी ऐसे होते हैं सर कि जो आ गए तो आ गए, अगर आते हैं तो आते हैं, नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। कंफ्यूजन आपको बायो इनऑर्गेनिक जैसे टॉपिक्स में हो सकता है जिन्हें याद करना है। अब आपको याद नहीं आ रहा कि Fe है मेटल की, Ni मेटल है, 2+ है, 3+ है, 2+ है, 3+ है, तो वो तो अलग बात हो गई। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अधिकतर टाइम पर जिन पर आप एश्योरिटी के साथ कर पाओगे कि आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। हाँ, कि वो आ गया तो ठीक है, हाँ, और नहीं आया तो फिर वो ठीक नहीं है, उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। आप बताइए सर, आपका क्या मत है इसमें? देखिए सर, अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो है इनऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए। अगर बायो इनऑर्गेनिक को हम कट कर देते हैं, हाँ, इनऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन होते हैं वो सही होने के चांसेस मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ज्यादा होते हैं, और फिजिकल भी, क्योंकि फिजिकल में सर यही है ना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, डाउट नहीं होगा उसमें। और ऑर्गेनिक से थोड़ा बचना चाहिए इस मामले में। अगर आपको तुक्का लगाना है तो ऑर्गेनिक से, तुक्के के मामले में तो बचना चाहिए। ये भी मेरा भी यही सेम मानना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में अगर आपने जीओसी पढ़ ली तो आपको रीजन के भी क्वेश्चन लगेंगे कि ये तो लग रहा है आता है मुझको। हाँ। चलिए सर, तो सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बड़ा डाउट है कुछ स्टूडेंट्स के मन में कि सर CSIR नेट केमिकल साइंस का, अगर हम बात करें केमिकल साइंस की, हम लोग बात करते हैं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अंडररेटेड हैं, जिनके बारे में एग्जाम में हम लोग बात नहीं करते हैं, ना किसी स्ट्रेटजी में आप उसका नाम सुनेंगे, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपको JRF क्वालिफाई कराने में। हाँ, लो हैंगिंग फ्रूट बोल सकते हैं। देखिए, अगर लो हैंगिंग फ्रूट की बात करते हैं तो पॉलीमर सबसे पहले नाम उसका आता है, क्योंकि पॉलीमर से आप मान लीजिए कि 6 नंबर का तो आता ही है, और हर साल आता है, वो निश्चित है। और पॉलीमर को पढ़ने के लिए मान लीजिए कि आप 2 घंटे में पॉलीमर कंप्लीट कर सकते हो। तो एक तो जो है पॉलीमर हम बोल सकते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे तेज सर थोड़ा स्मार्ट हैं, तो उस हिसाब से बात कर देते हैं कि 2 घंटे में, आप 2 दिन भी ले सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि नहीं। दूसरा जो है मोलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन, जो कि बड़ा इजी है। अगर आप एक बार उन्हें पढ़ लोगे तो बहुत इजी है वो। फिर जो है ऑर्गेनिक फोटोकेमिस्ट्री, उसमें जो है 4 ही रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूं, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, नॉरिस टाइप 1, नॉरिस टाइप 2 और बार्टन रिएक्शन, इन चारों से ही बार बार क्वेश्चन आता है, ऐसा भी नहीं कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। ठीक है, ये हो गया। और ग्रुप थ्योरी में जो लास्ट वाला पार्ट रहता है कि कौन सा IR एक्टिव होगा, कौन सा जो है IR एक्टिव नहीं होगा, सिंपल से सिमेट्री का मल्टीप्लिकेशन करना, ट्रांजिशन पता करना, तो वो बड़ा इजी होता है। जो वो टेबल एक दे देते हैं वो इजी क्वेश्चन होते हैं, अगर हम उसमें वैल्यू देखें उसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, तो ये स्किप कर देते हैं भारी सोच के। अब इस पॉइंट पर सर एक पॉइंट याद आ रहा है, वो ये है कि हम लोग का जब IIT गुवाहाटी से मास्टर चल रहा था, तो हम लोग के बैच में टोटल 47 स्टूडेंट्स थे, 48 टोटल थे, और एक स्टूडेंट ने ज्वाइन ही नहीं किया था। और उन 47 स्टूडेंट्स में से मुझे लगता है सर कि अराउंड 40+ स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया था। हाँ, और 40+ स्टूडेंट हम सब लोग जब भी पढ़ते थे तो वहां पर जब एग्जाम आने वाला आता था, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लो हैंगिंग फ्रूट जिनकी बात कर रहे थे सर, हम लोग उसको एग्जाम से पहले उनको जरूर देख लेते थे कि भाई ग्रुप थ्योरी में ये कैसे सॉल्व करना है, ये देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो स्ट्रोक लाइन, एंटी स्ट्रोक लाइन है, मतलब जिनसे क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से 10 दिन पहले सीख लीजिए आप कि कैसे किया जाता है। और सर एक तो ना इसमें अगर बात करें ग्रुप स्टडी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस एग्जाम में। मैंने देखा कोई भी एग्जाम हो, अगर आपका एक ग्रुप है और सारे के सारे तैयारी कर रहे हैं, तो आप देखना कि ज्यादातर जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं। और सर इसी पर अगला अपना क्वेश्चन भी है कि CSIR नेट के एग्जाम को तैयार करना, ठीक है, एक तो ये ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा ही हो जाता है, मास्टर्स के बाद लोग कम हो जाते हैं, और ऐसे टाइम पर इस एग्जाम की तैयारी में लगातार मोटिवेटेड कैसा रहा जाए। और अभी 15 दिन बाद एग्जाम अगला CSIR नेट का आने वाला है, तो उसमें भी अगले आखिरी 15 दिनों में भी होता है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग। तो इस तैयारी के दौरान CSIR नेट की कैसे एग्जॉस्ट ना हो अपनी तैयारी से, ठीक है, और लगातार मोटिवेटेड रहकर कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए ये तो आजकल बहुत बड़ी समस्या है अगर बात करें मोटिवेशन की। जी, तो मोटिवेशन तो सबसे पहली चीज जो है वो अंदर से ही आता है जी।
और अगर एग्जाम के पास बात करते तो एग्जाम के पास ज्यादातर लोग मोटिवेटेड रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं वो बात अलग है। बट एग्जाम से पहले अगर आप CSIR नेट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मोटिवेटेड रहना और रेगुलरिटी रखना, कंसिस्टेंसी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और आजकल तो हम ये भी देखते हैं कि हमने जो है 5 मिनट का ब्रेक लिया और सोशल मीडिया कुछ भी ओपन कर लिया, और सोशल मीडिया की जो प्रोग्रामिंग होती है वो इस प्रकार से होती है कि भाई आपको वही चीज दिखाएंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जहां आप जिस पे रील पे ज्यादा समय दे रहे हो तो फिर वो हमें पसंद भी आती है। पता चला कि 1 घंटा निकल गया, 2 घंटा निकल गया, तो ये भी बड़ा एकदम तो बड़ी रिसर्च भी आ रही है। एवरेज एक टाइम पर हम लोग फोन को टच करें तो 22 से 25 मिनट एवरेज ऑल ओवर इंडिया में लोग टाइम स्पेंड करते हैं एक बार फोन को छूने के बाद। एवरेज जो टाइम है, तो फोन से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, फोन से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी चीज कि आप ना मतलब मन में ठान के चलिए कि भाई इस बार एग्जाम क्लियर करना ही है, चाहे कुछ भी हो, अच्छे से पढ़ाई करनी है और कुछ दिनों की बात है, मुझे अच्छे से करना है। एक तो ये हो सकता है। दूसरी चीज, आप जो है कभी अगर एग्जॉस्ट होते भी हो तो कुछ मोटिवेशनल जो वीडियोज या मूवीज होती है, जैसे भाग मिल्खा भाग हो गई, लक्ष्य हो गई, बिल्कुल, तो ये कुछ मूवी आप देख सकते हो। आप भी कुछ 1-2 मूवी सर ऐड कर सकते हो, कुछ बता सकते हो। अब चक दे इंडिया हो गया, कोई भी आप देख सकते हो, जो भी ऐसे मोटिवेटेड मूवीज हो। सबसे मेन जो पॉइंट सर मुझे लगता है वो ये होता है ग्रुप में रहना, जो इससे पहला क्वेश्चन में वही निकला था कि ग्रुप स्टडी होना। जैसे अगर आप अकेले ही हो, अब अकेले ही तैयारी कर रहे हो, आपको कोई ना देखने वाला ना पूछने वाला, घर वालों ने भी अब आपसे उम्मीद, कंपटीशन ही खत्म हो गया, कंपटीशन ही खत्म हो गया। अब आप कर रहे हो अब आप, क्योंकि सर अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि पास आउट हो चुके हैं, तो फिर अब खाली टाइम है, जॉब कोई आ नहीं रही है तो कहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो एक दूसरा काम भी है आपके पास। फिर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर उस एग्जाम में भी आपके पास कोई कंपटीशन नहीं है, तो एक सर्कल में रहना बहुत जरूरी है। अब ये सर्कल आप सोचिए कि आपको कहां से मिलेगा। किसी कोचिंग से मिल जाएगा, आपके कॉलेज के फ्रेंड से मिल जाएगा, एक ग्रुप बना लीजिए आप अपने फ्रेंड्स का, कुछ ना कुछ आपको एक ऐसा सर्कल बनाकर रखना पड़ेगा कि हाँ ये 4 लोग नेट की तैयारी कर, ताकि वो सब लोग जब आपस में मिलकर तैयारी करेंगे तो सर वहां पे मोटिवेशन अपने मन से आता रहेगा। अरे सर, बीच में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर आपको लाइफ टाइम एक ही टॉपिक पढ़ाना हो CSIR नेट के लिए, तो वो टॉपिक कौन सा होगा और क्यों? सर देखिए, ये तो वैसे अब मुझसे ही आप पूछ रहे हो तो इंडिविजुअली आंसर दूंगा। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मेनली वो होता है सर, टॉपिक वो पढ़ाने में मजा आती है जिसका फिजिकल बहुत ज्यादा यूज हो, है ना, जो इंडस्ट्री लेवल पर बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा हो, जिसका आप रियल लाइफ चेंज देख रहे हो सोसाइटी में। तो ऐसे 2 टॉपिक है मेरे पास, और उन दोनों में से मैं कोई भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो अपनी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गई, या फिर थर्मोडायनेमिक्स ही बोल देते हैं, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका ऑर्गेनोमेटालिक्स, क्योंकि ऑर्गेनोमेटालिक्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों को कनेक्ट कर रही है। ऑर्गेनोमेटालिक्स इंडस्ट्री में सर बहुत यूज होती है, मेटल और कार्बन के बीच। आप तो सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, आपको पता है कि ऑर्गेनिक रीजेंट से चीजों को करना कितना मुश्किल होता है, ऑर्गेनोमेटालिक रीजेंट से वो कितना आसान हो जाता है। और दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, यील्ड भी अच्छी आती है। और थर्मोडायनेमिक्स तो आप सभी को पता ही है, क्योंकि जहां जहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो सर ये हमारी वार्तालाप भी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग मैं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, ये टॉपिक जैसे इंडस्ट्रीज में भी कि अगर नेट क्वालिफाई है तो ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि जो भी आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज रहती है उसमें स्टूडेंट जल्दी से खोज के अप्लाई नहीं कर पाते। बट अगर आप सर्च करके कि पर्टिकुलर केमिकल इंडस्ट्रीज, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में अप्लाई करो तो जॉब के चांस काफी हाई रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप मतलब प्राइवेट जो भी फैक्ट्रीज हैं या फिर गवर्नमेंट है उनमें अप्लाई करोगे ना, तो आप मास्टर्स लेवल को ज्यादा प्रेफर करते हैं। और सर उसमें भी अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखे हैं, ठीक है, और अगर वो प्रोजेक्ट रिलेटेड हुआ उनके काम से, तो फिर तो स्टार्टिंग में बड़े आसानी से ज्वाइन करा लेते हैं। बिल्कुल सही बात। अच्छा, लास्ट में जो है कंक्लूड करते हुए CSIR नेट स्टूडेंट से जो कभी कभी हार मान जाते हैं, थक जाते हैं या जो है एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ लाइनें। देखिए सर, मैं तो आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि पहले तो आप ये क्लैरिटी रखिए, सबसे पहली बात, कि आपको ये एग्जाम क्यों क्रैक करना है। आप केमिस्ट्री के जैसे बात करना चाहते हैं तो आप केमिस्ट्री के टीचर बनना चाहते हैं, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। आपको सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट को नेट क्वालिफाई नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री सीखनी है। तो फर्स्ट फोकस ऑन लर्निंग, ठीक है, और किसी ना किसी ग्रुप में रहकर आप लर्निंग करिए। और इसके बाद अगर मोटिवेशन लाइन की बात करें तो अब आप CSIR नेट के एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं तो आपको एक थोड़ा सा बड़ा सा मोटिवेशन चाहिए होगा, क्योंकि आप लोहा मोल लेने जा रहे हैं सर, एक तरीके से, है ना। तो लोहा मोल लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कुछ लाइनें हैं आप सभी के लिए कि जब नाव जल में छोड़ दी
जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, CSIR नेट की तरफ ही मोड़ दी, है ना। दे चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो फिर आप जो भी परेशानियां आएंगी आगे, अब उनको देखा जाएगा, बट अब आपको अपना सब्जेक्ट सीख कर ही दम लेना है। तो यही मोटिवेशन और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन को कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी भी टॉपिक पर ऐसा डिस्कशन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और सर लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो। वी आर विद यू नेट वॉरियर्स। तो कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह गया और जिस क्वेश्चन को हम नहीं इंक्लूड कर पाए हैं, आप लोग कमेंट करिएगा, वी विल रिप्लाई। और नेक्स्ट टॉपिक अगर आप कोई चाहते हैं डिस्कस करना तो देन उसे भी आप लोग कमेंट करिएगा। सो इसे यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद करते हैं कि कुछ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे आज के इस पॉडकास्ट में, और आगे चलकर भी ऐसे ही क्लियर होते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर।